हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। तो आइए एक नई ऊर्जा के साथ आज हम शुरू कर रहे हैं आपके जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे आपके एसएससी है, सीजीएल है और आपके जो सीएचएसएल है, एमटीएस है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनको मद्देनजर रखते हुए आज हम ग्रामर के बेसिक टॉपिक पर आपको अध्ययन कराते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे गए हैं, हमेशा पूछे जाएंगे। लोग जो है बेसिक को छोड़ देते हैं, ऊपर जाकर के याद करते हैं, वहां से क्वेश्चन उनको बहुत कम मिलते हैं। जबकि जो बेसिक है, आप पिछले साल का पेपर उठाकर देख लीजिए, बेसिक जो है बेसिक से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आपका एग्जाम आने वाला है 2023 में, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने आपको हमारे जो यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 है, इसके माध्यम से हम आपको वहां तक लेकर जाएंगे जहां भीड़ से आपको एक सीट चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए सभी लोग इसका अध्ययन करते हैं मिल करके, और वीडियो पर आप बने रहें। और सबसे पहले तो यह है कि अगर इसको आप चाहते हैं कि खूब बढ़िया विधि ढंग से आपको आता रहे, तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमेशा जब भी वीडियो अपलोड करूं तो यहाँ से आपको मिलते रहें। यहाँ देखिए, ग्रामर का बेसिक पार्ट क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच वो रीड है, जैसे कोई हम मकान बनाते हैं तो मकान के लिए प्रयोग करते हैं हम नींव का, तो ये आपकी आधारशिला है। यहीं से आपको हर जितनी भी आपके क्वेश्चन पुटअप होंगे या जो भी सेंटेंस आएंगे, इससे होकर गुजरेंगे। तो इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे कि जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकारों में सबसे पहला आता है आपका नाउन, जिसे कहेंगे हम संज्ञा। आप पढ़े होंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इट इज कॉल्ड नाउन। यानी संज्ञा वो है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और नाउन में ही जान लीजिए कि ऐसे नाउन आते हैं जहां पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं, नाउन्स होते हैं, जहां पर उनका प्रयोग सिंगुलर में ही हमेशा होता है। कुछ ऐसे नाउन्स है जिनका प्रयोग प्लूरल में होता है, कुछ ऐसे नाउन्स है जिनका प्लूरल बनता भी नहीं है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पुटअप दिए रहते हैं, और पुटअप देने के बाद क्या करेंगे, उसको 4 खंडों में बांट देते हैं, ए बी सी डी। ए में सही है, बी में सही है, या ए में गलत है, बी में गलत है, सी में गलत है, या डी में नो एरर, कोई गलतियां नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे, और अभी आपको प्रैक्टिस उसको कराएंगे कि कैसे ये क्वेश्चन आते हैं और कैसे इसको पकड़ेंगे, और पकड़ करके आप उसको सही करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बेसिक चीज जानते हैं, क्योंकि बेसिक चीज वो चीज है जो आपको हर चीज का सोल्यूशन कराएगा। तो पहला इसमें है संज्ञा। संज्ञा आप जानते हैं, संज्ञा किसे कहेंगे? किसी वस्तु के स्थान को नाम को हम संज्ञा कहते हैं। दूसरा है सर्वनाम, जिसको कहते हैं प्रोनाउन। सर्वनाम क्या होता है? देखिए, नाउन के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाता है उनको हम कहते हैं सर्वनाम। अगर मान लीजिए कि हम लिख दें कि राम, अब हम कहें कि इसका प्रोनाउन क्या होगा, तो राम का प्रोनाउन होता है ही। एक चीज जान जाइए कि अगर ये आपका मेल है, क्या है? मेल, यानी मैस्कुलिन जेंडर, तो मैस्कुलिन जेंडर में कोई भी अगर आता है तो उसका प्रोनाउन क्या होता है? ही होता है। जब प्रोनाउंस आपको बताएंगे तो पूरा डिटेल्स इसको बताएंगे। फिलहाल ये आपका आज की क्लास ट्रायल क्लास है, ये आपका पार्ट 1 होगा, और हम क्रमशः वीडियो डालते जाएंगे और देखेंगे कि आप पार्ट ऑफ स्पीच कितने अच्छे ढंग से आपको आ जाता है। ठीक है, तो जैसे राम हो गया, तो राम का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर इसी को हम लिख दें कि सीता, तो ये भी सिंगुलर नंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और यदि कोई प्लूरल नंबर रहता है, जैसे हम लिखते हैं बॉयज, तो इसका जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है? दे होता है। अगर यहीं पर हम लिख दें गर्ल्स, तो इसका भी प्रोनाउन क्या होगा? दे होगा। यानी ध्यान दीजिए, अगर प्लूरल नंबर है, चाहे वो मैस्कुलिन जेंडर हो चाहे वो फेमिनिन जेंडर हो, दोनों का प्रोनाउन क्या होता है? दे होता है। अब कोई भी ऐसी वस्तु है जो नॉन लिविंग थिंग्स है, मीन्स निर्जीव वस्तु है, तो ध्यान दीजिए, निर्जीव वस्तु के लिए हमेशा जो है प्रोनाउन किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन एक बार एक पूछ दिया था कि अगर ये पेन है, इसके लिए इट का प्रयोग करते हैं। अगर ये पेन्स आ जाए तो इसके लिए किस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए प्रयोग करते हैं किसका? इट्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रोनाउन है, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ये जो आपके क्या है? ये नाउन है, और नाउन पर प्रयोग किया जाता है, ये क्या है? आपके प्रोनाउन है। तो जब एक चीज पढ़ लेंगे हम संज्ञा,
तो संज्ञा के बाद पढ़ेंगे क्या हम, प्रोनाउन। यानी कि नाउन प्रोनाउन ऐसे क्रम से आपको हम बताते जाएंगे। ये आपका थोड़ा सा ट्रेलर हम दिखा दे रहे हैं, जब इसको पढ़ाएंगे तो पूरा का पूरा आपको इसमें का जितने भाग होते हैं, जितने पार्ट्स होते हैं, सारे पार्ट्स आपको बताए जाएंगे। वह परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और देखिए दूसरा चीज क्या है इसमें, तीसरा इसमें है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, यानी किसी की विशेषता को बताना। जैसे यहाँ पर हम लिख दें कि राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है। तो राम की विशेषता क्या है कि राम लड़का है लेकिन कैसा है, अच्छा है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव जान जाइए, नाउन या प्रोनाउन से क्या आती है, पहले आती है। देखिए यहाँ पर कहीं आपने ये नहीं देखा होगा कि बॉय गुड, गुड बॉय होगा। और ये विशेषण है, इसकी विशेषता बता रहा है राम की कि राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो विशेषण का मतलब हो गया कि उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में या गुण दोष के बारे में बताता है, तो वहां पर उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। आगे है, देखिए इसमें वर्ब दिया है, क्रिया। क्रिया जो है इसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया यानी कि क्रिया वो होती है जो किसी वाक्य की रचना करने में सहायक होती है, उसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। और इसमें एक आता है मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया की पहचान क्या है, आप कोई भी शब्द बोलिए उसमें ना आना चाहिए, अगर ना आ गया तो वो आपका मुख्य क्रिया होगा। जैसे हम कह दें पढ़ना, तो ना आया है, ये क्या है, क्रिया है। लिखना, ये क्या है, ये भी क्रिया है। आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना सोना धोना, जितने हैं सब आपके क्या हैं, ये मेन वर्ब होते हैं। और यही जो मेन वर्ब होते हैं इनके फॉर्म्स भी होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे मान लीजिए गो है, तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। ये तो आपके फॉर्म्स होंगे। कभी कभी जो इसमें सिंगल नंबर लगाया जाता है, जैसे गो में क्या जोड़ देते हैं, गो में ईएस, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में प्रयोग होता है। और एक होता है आईएनजी लगा देते हैं तो कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग होता है, तो गोइंग भी होता है। तो ये जितने हैं आपके, ये क्या है, ये मेन वर्ब कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे आपका है एडवर्ब। यह हम थोड़ा सा तेज इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए और सारी चीज इसमें आपको कंफर्म हो जाए, ताकि आगे हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर कर सके। अगला दिया है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है, देखिए क्रिया तो इसमें है, विशेषण क्या हो गया, क्रिया विशेषण इस नाम से पता है कि किसी क्रिया की विशेषता को जो कोई बताए, किसको बताए, क्रिया की विशेषता को। क्रिया की विशेषता को जो बताता है उसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। अगर जैसे हम कह दें कि मोहन दौड़ता है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ कोई विशेषता है क्रिया की, नहीं। अगर हम यहाँ पर लिख दें मोहन तेज दौड़ता है, अब यहाँ पर विशेषता आ गई कि मोहन दौड़ता है लेकिन कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो इसी तेज को यानी कि फास्ट को हम कहेंगे क्या, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। तो यहाँ तो जो था विशेषण था, ये नाउन की विशेषता को बता रहा था, लेकिन एडवर्ब किसको बताएगा, ये एडवर्ब बताएगा किसको, क्रिया की विशेषता को बताता। अगर हम कह दे जैसे राधा वॉक्स, अब यहाँ पर लिख दें स्लोली, स्लोली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं राधा चलती है, कैसी चलती है, स्लोली, मतलब इस चलने की विशेषता बता रहा है, कैसे चलती है, धीरे धीरे चलती है। तो यहाँ जो है ये आपका क्या है, एडवर्ब है। कभी कभी परीक्षाओं में 4 ऑप्शन दे देता है और पूछता है कि बताइए, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। अब इसमें ऑप्शन दे दिया आपका, जैसे कह दे गो, रीड, और यहाँ पर दे दे कम, और चौथा ऑप्शन में दे दे आपका फास्ट। अभी पूछ दे कि पिक आउट द राइट आपका एडवर्ब, राइट एडवर्ब क्या है, तो आप ये देख रहे हैं गो, रीड, कम, लेकिन ये फास्ट क्या है, ये क्रिया की विशेषता को बता रहा था। ये आप सही वाला क्या होगा आपका
सही होगा, ये फास्ट हो जाएगा। यही आपका क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं अब आगे क्या है। क्रिया विशेषण के बाद आ जाएगा आपका प्रीपोजिशन। नाम जो है या क्रम जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न जो है आपका जो इसका एग्जाम परिभाषा है वो एक ही है। प्रीपोजिशन क्या होता है, देखा, प्रीपोजिशन होता है ससंबंध शब्द बताना। जैसे अगर हम कह दें एक हिंदी में राम ने, अगर हम कह दें रावण, अब यहाँ पर आप भरिए, क्या भराएगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन वही चीज भराएगा जो सुटेबल होगा। यहाँ पर राम ने रावण, यहाँ पर भरेंगे क्या आया, को मारा। अब यही जो है क्या कहलाएगा, आपका प्रीपोजिशन कहलाएगा। यानी प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से क्या होते हैं, पहले आते हैं, उसी प्रयुक्त दूसरे नाउन या प्रोनाउन से क्या करते हैं, संबंध बताते हैं, वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। और जो प्रीपोजिशन होते हैं वो तीन प्रकार के होंगे। पहला सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा कंपाउंड प्रीपोजिशन, और तीसरा जो होगा आपका वो होगा फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन, तो सिंपल, कंपाउंड और फ्रेज, तीन प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं, जिसमें आपको महत्वपूर्ण है सिंपल और कंपाउंड, जिसमें इन, ऑन, एट, इनटू, ओवर, बिटवीन, एमंग, ये सब चीजें प्रीपोजिशन के अंतर्गत आती हैं। ये प्रीपोजिशन हो गया। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर प्रीपोजिशन है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ये आपका पूरा बेसिक जो ग्रामर है, पार्ट ऑफ स्पीच का, इसको बहुत बढ़िया से आप अध्ययन कर लीजिए और जान जाइए कि परीक्षा में इससे बाहर क्वेश्चन आपको आएगा ही नहीं। 45 क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं इंग्लिश के, अगर वो आप कर जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको डबल स्टार, ट्रिपल स्टार जरूर मिल सकता है। तो खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। इसका अनुसरण करते रहिए, और यदि मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, जो आपका टारगेट है उसको टारगेट बना कर रहिए। अगला है आपका कंजक्शन, जंक्शन। देखिए जंक्शन का मतलब क्या होता है, कहीं रेलवे स्टेशन पर अगर गए होंगे तो आपको पता होगा जंक्शन, यानी जंक्शन, ये क्या है, ये जंक्शन है। मतलब यहाँ पर ट्रेनों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, जोड़ करके यहाँ से चलती हैं, वही चीजें आपका है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना, यानी वे शब्द जो दो या दो से अधिक सब्जेक्टों को या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उसको हम संयोजक कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम दे दें, अगर कह दें कि राम रीड्स इंग्लिश, पहला हो गया। अब यहाँ पर लिख दें मोहन रीड्स इंग्लिश। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, ये दिया है कि राम रीड्स इंग्लिश, यहाँ दिया कि मोहन रीड्स इंग्लिश। मीन्स यहाँ पर क्या है कि दोनों जो आपके सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग हैं, दोनों सब्जेक्ट क्या है आपके अलग अलग हैं, लेकिन जो प्रेडिकेट का भाग है वो दोनों क्या है, समान है। तो ऐसी स्थितियां आ जाए जहां प्रेडिकेट का भाग समान हो और सब्जेक्ट क्या हो, अलग अलग हो, तो ऐसे के लिए क्या करेंगे कि दोनों सब्जेक्टों को क्या करते हैं, एंड से जोड़ देते हैं, और प्रेडिकेट को जो है एक ही बार लिखते हैं। तो दोनों को आप जोड़ लीजिए, ये हो गया राम एंड ये हो गया आपका मोहन। अब इसमें दिया है रीड, तो चूंकि रीड्स दिया है तो जब भी आपके सिंगुलर नंबर रहते हैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में एस का प्रयोग होता है, और जब प्लूरल नंबर हो गया तो एस हट जाएगा, लिख देंगे क्या, इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिंगुलर नंबर था तब एस लगा था, यहाँ पर भी सिंगुलर नंबर है थर्ड पर्सन तब एस लगा है, लेकिन जब दोनों मिलकर जब प्लूरल नंबर हो जाते हैं तो एस का प्रयोग नहीं होता। अब आपका सेंटेंस बन गया कि राम एंड मोहन रीड इंग्लिश। अब राम और मोहन अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो यहाँ किसका प्रयोग किया गया है, एंड का प्रयोग किया गया है। तो ये आपका क्या है, संयोजक है, क्योंकि दोनों सब्जेक्टों को जोड़ करके एक ही सेंटेंस बन गया है। तो ऐसे जो होते हैं इसको क्या कहते हैं, हम कंजक्शन कहते हैं। अगला आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है,
इंटरजेक्शन, देखिए इंटरजेक्शन का मतलब होता है इमोशन। यानी क्या होता है इमोशन? जैसे इमोशन अगर किसी को हम कहें कि चलो तुम रो, तो रोएगा? कभी नहीं रोएगा। या कहेंगे चलो तुम हंसो, तो हंसेगा नहीं। ये फीलिंग्स की बात है। फीलिंग्स कैसे आती है? फीलिंग्स अचानक आती है। यानी मन में उभरने वाले अचानक तीव्र भावनाओं को जो शब्द व्यक्त करते हैं उसी को क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। कोई ऐसी घटना घट गई, आपको पता चला, तो आप कहते हैं ओ, ये इमोशन है। या कुछ ऐसा चीज मिल गया जिससे क्या किया, आप खुश हो गए। तो ये जो चीजें हैं ये आती है इंटरजेक्शन के अंतर्गत। यानी विस्मय बोधक सूचक जो वाक्य होते हैं, जैसे आ, ओ, आहा। अब इन्हीं को जो है हम कहते हैं अंग्रेजी में, अगर इंग्लिश में कहा जाए तो खुशी के लिए अलग चीज रखते हैं, दुख के लिए अलग चीज रखते हैं, और आश्चर्य के लिए अलग चीज रखते हैं। जैसे हम कहते हैं एलास। एलास का मतलब होता है दुख, और इंटरजेक्शन का चिन्ह है। जो भी इंटरजेक्शन लगेंगे इनका चिन्ह है कि बड़ी लाइन नीचे छोटी सी बिंदी, इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन। एलास हो गया, एलास का मतलब होता है दुख। अब इसके आगे कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो ऐसे सेंटेंस लिखेंगे जो दुख भरा हो, यानी कि जो दुख भरा सेंटेंस होगा उसी के आगे एलास का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सेंटेंस आप कुछ और लिखे हैं इसमें लगा देंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है, जैसे कि एलास हो गया, इस पे लिख सकते हैं सी हैज लास्ट हर रिंग। इसका मतलब हो गया कि उसने अपनी अंगूठी क्या कर दी, खो दी। यानी जब उसकी रिंग खो गई तो वो अब क्या होगी, दुखी होगी, उदास होगी। ऐसा तो नहीं है कि खुशी होगी, नाचेगी वो, नहीं। तो जब पता चलेगा कि नहीं खो दिया है तो वो क्या होगी, दुखी होगी। तो हमें दुख वाला यहाँ पर क्या लगाना है, इंटरजेक्शन लगाना पड़ता है। अब खुशी वाला जैसे हम कह दें, अगर हम ये कह दें इंडिया ओन द मैच, अगर इसको हम लिख देते हैं कि भारत ने मैच जीत लिया, तो जब जीत लिया तो ये किसकी बात है, खुशी वाली बात है। तो यहाँ पर लगा देंगे खुशी का होता है हुर्रा, और इंटरजेक्शन लगा देंगे। तो जैसा सेंटेंस होता है उसी के सामने ऐसा इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। हुर्रा का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर खुशी की बात होती है, और एलास का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहाँ पर दुख की बात होती है। तो ये सेंटेंस के अनुसार जो इंटरजेक्शन को हम बदलते रहते हैं, इसको कहते हैं विस्मय सूचक शब्द। ठीक है, तो ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच है। हर एक भाग को हम क्या करेंगे, आपको अध्ययन इसका कराएंगे। अब कैसे अध्ययन करते हैं, जैसे पहला आपका है, फर्स्ट वाला है आपका, इसको हम कहेंगे नाउन। अब इसको देख लीजिए, नाउन के बारे में हम अध्ययन करते हैं, और नाउन से क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। इसके नाउन से हम आपको अभी जो है कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे जो पिछले साल परीक्षाओं में CHSL की परीक्षाओं में पूछे गए। अब नाउन संज्ञा क्या है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है जान जाइए। संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है, 1, 2, 3, 4 और 5। संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है। लिख सकते हैं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन 5 प्रकार का होता है। पहला होगा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा होगा आपका कॉमन नाउन, और तीसरा होगा आपका कलेक्टिव नाउन। चौथा होगा आपका मटेरियल नाउन, और पांचवा होगा आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई।
कॉमन नाउन का मतलब हो गया जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा हो गई। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक, समूहवाचक। और मैटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक, पदार्थवाचक हो गया। और अवस्टेक का मतलब होता है भाववाचक, भाववाचक। ये आपके नाउन्स हैं जो 5 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक का मतलब क्या है? व्यक्तिवाचक से मतलब व्यक्ति से रिलेटेड नहीं है। व्यक्ति का मतलब व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया, जान जाइए, विशेष। क्या होगा इसका? विशेष होगा। यानी वे नाउन्स जो पार्टिकुलर हो, पार्टिकुलर स्थान हो, पार्टिकुलर कोई व्यक्ति का नाम हो, पार्टिकुलर कोई वस्तु हो जो विशेष हो, जिसको सब लोग जानते हो, उसी को कहेंगे हम क्या? प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन जैसे हम कहते हैं गंगा, तो गंगा क्या है? विशेष है, प्रॉपर नाउन हो गया। अगर किसी का जैसे हम कहते हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को सब जानते हैं, ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। तीसरा अगर हम कह दें द ताज या ताजमहल, तो ताजमहल क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। आगे एग्जाम्पल दे दें, जैसे मान लीजिए हम दे दें माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया कि विशेष, जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी चीज हो जो विशेष होगा, उसके लिए आप प्रयोग करेंगे किसका? प्रॉपर नाउन का। आपके पेपर में जरूर देगा 4 ऑप्शन बना करके, ए बी सी डी, और चारों ऑप्शन में अगर यहाँ पर उसने लिख दिया बुक, यहाँ पर लिख दिया ट्रेन, और यहाँ पर लिख दिया आपका पेन, मान लीजिए पेन रख दिया, और ऑप्शन डी में मान लीजिए रख दिया आपका सचिन तेंदुलकर, तो आप ये देखेंगे कि इसमें प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो विशेष क्या है, आपको उसमें से जरूर आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं विशेष क्या है? विशेष से सचिन तेंदुलकर। तो ऐसा नाम हो जो सबको सब लोग जानते हो, जो विख्यात हो, उसी को कहेंगे हम क्या? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का एक की आप समझ लीजिए, विशेष। जहां विशेष कोई आए 4 ऑप्शन में, तुरंत उसको टिक करिए, वही आपका क्या होगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। दूसरा है जातिवाचक। जातिवाचक क्या होता है? यानी ऐसा नाउन जो किसी जाति का बोध कराए। किसका बोध कराए? किसी जाति का बोध करा दे। अब जाति का बोध कैसे होगा? जैसे अगर कह रहे हम, ध्यान दीजिए इस पर, कौवा, कबूतर, तोता, मैना। अब आप बताइए, ये कौवा, कबूतर, तोता, मैना जितने हैं, अगर इनकी एक हम जाति बनाएं तो जाति क्या बनेगी इसकी? सिंपल है, इसकी जाति बन जाएगी क्या? इसकी जाति बन जाएगी पक्षी। अगर हम कहें कौवा उड़ता है, कबूतर उड़ता है, तोता उड़ता है, मैना उड़ता है, लेकिन सबके बारे में एक ही शब्द बोल दें कि पक्षी उड़ते हैं, तो जो पक्षी हो, बर्ड्स होगा, वो आपका क्या होगा? कॉमन नाउन। क्योंकि पक्षी जो है सबके बारे में बता दिया कि कौवा उड़ता है, मतलब जो भी पक्षी होंगे जिनके पंख होंगे वो क्या होंगे? उड़ते होंगे। तो आने कहने का मतलब कि इन सब से क्या बना आपका? पक्षी। तो पक्षी को हम कहेंगे क्या? कॉमन नाउन। अब जैसे और देख लें, आप इसमें गेस करिए, अगर लिख दें गाय, भैंस, बकरी, गाय, भैंस, बकरी, बैल, शेर, तो अब आप बताइए कि इनसे क्या बनेगा आपका कॉमन नाउन? तो इनसे आपका कॉमन नाउन बन जाएगा
एक शब्द वो होगा आपका क्या, जानवर। क्या बन जाएगा इसमें, जानवर। अगर हम कहें गाय घास खाती है, अब सबके बारे में बताना पड़ेगा। बैल भैंस जो है घास खाती है, बकरी घास खाती है, बैल घास खाता है, शेर शेर तो घास नहीं खाता, लेकिन इन सबको मिल करके क्या बन जाएगा, जानवर। इस जानवर को हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन वो होते हैं जिनसे किसी एक ही जाति का क्या हो, बोध हो जाए, उसको कहेंगे हम कॉमन नाउन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए। कलेक्टिव माने क्या होता है, कलेक्ट करना, यानी कि इकट्ठा करना, और इससे बना है क्या, समूहवाचक। कौन सा नाउन बना है इससे, समूहवाचक। ये बना आपका समूह। अब समूहवाचक शब्द क्या होता है, यानी कि वह नाउन या वह संज्ञा जिससे किसी समूह का बोध हो। तो जो समूह का बोध होगा उसी को कहेंगे हम क्या, कलेक्टिव नाउन। जैसे हम कहते हैं कि इंडियन टीम ऑन द मैच। अब इसमें आ गया इंडियन टीम ऑन द मैच। अब इसमें कह जाएगा कि मान लीजिए कि इसमें कौन सा आपका है, यहाँ बना दिया आपका ए बी सी डी, ई में नो इधर। अब इसमें जो है मान लीजिए पिक आउट करना हो तो इसमें कौन सा आपका कलेक्टिव नाउन है। तो देखिए जो टीम होती है, इस टीम को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे क्योंकि एक समूह है, यानी क्रिकेट के 11 प्लेयरों का क्या है, यह समूह है। इस टीम को हम क्या कहेंगे, समूहवाचक। कोई एक ने तो मैच जीता नहीं, यानी भारतीय टीम ने, और टीम बना किससे, 11 लोगों से। तो जहां पर किसी समूह का बोध हो जाए वहां पर कहेंगे क्या हम, कलेक्टिव नाउन। अब जैसे हम कह दें बंच, बंच ऑफ कीज, यानी चाबियों का गुच्छा। ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि एक कलेक्ट करके बनाया गया है। दूसरा अगर कह दें फेयर, फेयर मीन्स क्या होता है, मेला। इस फेयर को क्या कहेंगे हम, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। पार्टी, पार्टी किसी एक से नहीं बनता है, ये बनेगा आपका कलेक्टिव नाउन। अब कह दें हम क्लास, क्लास जो है किसी एक बच्चे से क्लास नहीं बनेगा, इसको हम कहेंगे समूहवाचक। यानी कि आप ये देख लीजिए कि जो चीजें हैं वो एक से नहीं बनी है, एक से अधिक लोगों का समूह बना है और एक से अधिक वस्तुओं का समूह बना है, उसकी को हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। यानी कलेक्टिव नाउन वो होगा जो एक समूह में बना होगा और उसका नाम होगा, जैसे टीम हो गया, आर्मी हो गई, पार्टी हो गई, क्लास हो गया, फेयर हो गया, बंच हो गया। तो इसको कहेंगे हम कलेक्टिव नाउन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है आपका मटेरियल नाउन। आप लोग देखे होंगे दुकानों पर, जहाँ पर अगर कुछ ऐसे पदार्थ हो गिराए गए हैं या जिससे घर निर्माण होता है तो वहां पर लिखा होता है उसका नाम मटेरियल हाउस, मतलब यानी उसके यहाँ मटेरियल मिलता है। मटेरियल मतलब क्या होता है, पदार्थवाचक। पदार्थवाचक किससे कहेंगे, देखिए पदार्थवाचक वे सर्वनाम वो संज्ञा होती है जिनसे हम कोई दूसरी वस्तु आसानी से बना सके। ऐसा नहीं है कि वो बना हुआ है तो उसको हम कहेंगे नहीं, वो दूसरी वस्तु आसानी से हम बना सके, उसको हम कहेंगे पदार्थवाचक संज्ञा। अब जैसे मान लीजिए हम कह दें कुर्सी यानी चेयर, तो चेयर को क्या हम पदार्थवाचक कहेंगे, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, ये बन चुकी है। अब कुर्सी से थोड़े कुछ बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। अब कुर्सी बनी कैसे है, अगर हम लिख दें वुड, वुड से बना है क्या, कुर्सी,
तो हम वुड को कहेंगे क्या, पदार्थवाचक सर्वनाम। अब जैसे हम कह दें आयरन, आयरन मीन्स हो गया लोहा, आयरन को कहेंगे हम मटेरियल नाम, क्योंकि आयरन लोहा से कोई दूसरी वस्तु हम आसानी से बना सकते हैं। अब मान लीजिए हम लेते हैं गोल्ड, गोल्ड हो गया, तो गोल्ड से हम कोई दूसरी वस्तु यानी कि आभूषण बना सकते हैं, तो इसके लिए हम कहेंगे कौन सा नाउन है ये, गोल्ड हमारा, तो गोल्ड हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। सिल्वर, सिल्वर हो गया, अब सिल्वर से हम कोई दूसरी वस्तु बना सकते हैं, आभूषण बना सकते हैं, तो सिल्वर को हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। यानी कि वे चीजें जो आसानी से बनाई जा सके उसे हम कहेंगे मटेरियल नाउन। अगर हम यहाँ पर लिख दें कि दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, अब यहाँ पर कहेंगे बताओ, अंडरलाइन करो मटेरियल नाउन कौन सा है, तो कुछ लड़के चेयर को मार देंगे, नहीं, चेयर इज मेड ऑफ वुड यानी कि वो किससे बनी है, लकड़ी से बनी है, तो हम इसको कहेंगे क्या, एम्प्टी यानी कि मटेरियल नाउन कहेंगे। समझ आ गया आपको, तो मटेरियल नाउन ध्यान दीजिएगा, उससे कोई दूसरी वस्तु आसानी से बना सके, न कि बनी हो। अब जैसे प्लास्टिक हो गया, तो प्लास्टिक से बहुत सी चीजें हम बना सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। आगे है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझ जाइए कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, भाववाचक को। ये भाववाचक है जिसे ना हम टच कर सके, ध्यान दीजिए, न छू सके, न देख सके, और क्या कर सके, केवल महसूस कर सकते, महसूस कर सके, उसे कहेंगे क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी हो गई, अच्छाई, बुराई, चोरी, डकैती, हंसना, रोना, ये सब क्या है, दुख, उल्लास, आश्चर्य, ये सब जितनी चीजें हैं जो एक भाव पैदा करती हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका कीवर्ड है कि उसको ना तो हम देख सकते हैं, ना उसको हम टच कर सकते हैं, उसको क्या क्या करेंगे, हम महसूस कर सकते हैं। अमीरी, गरीबी, ये क्या है, इसको हम देख सकते हैं, उसको हम छू नहीं सकते हैं, केवल हम महसूस कर सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है बहुत ईमानदार है, चोर है, बेईमान है। तो ऐसे जो नाउन्स आएंगे उसको कहेंगे आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब हम इसको मिटाएंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को लिखेंगे, इसके बाद हम आपको बताते हैं।